नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 अगस्त 2022 और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में, सभी के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि वो सभी इस सेशन से जुड़ जाएं। जल्दी से शेयर कर दीजिए और फिर हम जो है आगे आज की सुर्खियों के साथ में शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। बहुत ज़बरदस्त सेशन है, तो जल्दी से शेयर करिए, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपना आज का सेशन सुर्खियों के साथ में। देखिए, इम्पॉर्टेंट है कि पहली जो सुर्खियां वो हैं सन्निध्या शर्मा द्वारा लिखी गई रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। AIFF का वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना गया। सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल किया घोषित। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में उज्बेकिस्तान ने किया शीर्ष स्थान हासिल। जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया नियुक्त। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न अवार्ड से किया गया सम्मानित। शेरों के संरक्षण के लिए 7 अगस्त को मनाया गया विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे। 10 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने जीता गोल्ड मेडल। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की ग्रहण की शपथ और तेजस्वी यादव बने उप मुख्यमंत्री। तेलंगाना सरकार ने बुनकरों के लिए लागू की निथन्ना बीमा योजना। दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से आप सभी लोग मिलकर के एक बार सेशन को शेयर करेंगे, लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा मिशन SDM कोर्स। दोस्तों, अगर आप UPPCS की 2023 की तैयारी कर रहे हैं या उससे आगे आप किसी भी ईयर आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मिशन SDM है हमारा कोर्स साथियों, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये एक तरह से कॉम्बो पैकेज है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी की तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स में भी पेपर 1, पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको हमारे बहुत बेहतरीन एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको कराई जाएगी। और आप जैसा कि देख रहे हैं, करंट अफेयर मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। यहाँ पर एकदम बेस्ट करंट अफेयर आपके लिए चुन चुन कर लाया जा रहा है। साथ ही स्टैटिक जीके, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें क्या होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का पेपर 1, पेपर 2, मेंस का सारा चारों पेपर मेंस के GS1, GS2, GS3, 4, इसके अलावा जनरल हिंदी के साथ साथ ऐसे राइटिंग की भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, इंटरव्यू की भी इसमें प्रिपरेशन आपको साथ की साथ कराई जाएगी, ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्लियर दोस्तों? आपकी यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी भी, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लास नोट्स, PDF ये सभी आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। मींस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर कराई जाएगी। इसके अलावा डाउट सेशन होंगे आपके, स्पेशली डाउट सेशन। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कैसी भी कोई समस्या हो, तो स्पेशल डाउट सेशन होंगे। कोर्स ड्यूरेशन रहेगा साथियों ये 10 से 12 मंथ, यानी कि 10 से 12 महीने में हम जो है इस पूरे सिलेबस को आपको कवर करा दिया जाएगा और आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी के जरिए आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये बाइलिंगुअल बैच है। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेजेस में आपकी तैयारी कराई जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको साथियों, इसमें जो प्रीलिम्स का पेपर 2 है ना, CSAT, वो भी इसमें इंक्लूड है। क्लियर? क्योंकि देखिए, होता क्या है, आजकल जिस तरह से पेपर को डिजाइन किया जा रहा है, उस तरह से पेपर 1 को क्लियर कर जा रहे हैं बच्चे, लेकिन पेपर 2 में फंस जा रहे हैं। पेपर 2 नहीं होने की वजह से, मान लो ये है तो क्वालिफाइड दोस्तों, लेकिन ये कई बार होता क्या है, हम क्वालिफाइंग भी नहीं हो पा रहे हैं इसमें, है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, एक तरह से बिल्कुल कॉम्बो। और हाँ, एक और चीज, इस पर 2 दिन, 11 तारीख आज निकल चुकी है, आज 12 हो चुकी है, तो 2 दिन के लिए हमने जो है इस पर 75% ऑफ कर रखा है इस कोर्स पर। क्लियर? आपको समझ, मैंने आपको एक वीडियो बनाई भी थी आपको शॉर्ट्स में, वहां पर आपको बताया भी था सारी चीजें। यहां पर अब अभी आपको 75% ऑफ चल रहा है दोस्तों। बहुत बहुत फायदा होने वाला है आपको। अगर अभी तक आपने इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। आज का ऑफर और है,
ठीक है, तो जल्दी से नीचे दिए गए आप ये सवालों, ये जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर कॉल करिए, 75% ऑफ का फायदा उठाइए। एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन, 15 अगस्त को हम बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि लाइव होगा, ऑनलाइन होगा, तो आप उस टाइमिंग आपको बता दी जाएगी और उस इवेंट से आप लोग जरूर जुड़िएगा। क्लियर? तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब पहला जो सवाल है साथियों वो है, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखो जम्मू की ये बच्ची है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने ये केवल ये नहीं है कि इन्होंने ही लिखा है, इनकी फैमिली ने मिलकर लिखा है, लेकिन ये सानिध्य शर्मा इनका नाम है ना, और इनकी पोइम कलेक्शन है ये, ध्यान रखिएगा। और इसको जो विमोचन किया है, इसको वो किया है साथियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसको विमोचन किया गया है। और ये जो बच्ची है 7वीं कक्षा की है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है, और इसका नाम है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता की पुस्तक है, ये पोएम्स से रिलेटेड इसके पूरा कलेक्शन है इसमें। और इसको जो पब्लिश किया गया दोस्तों वो किया गया ब्लू रोज ने, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को, ब्लू रोज ने इसको पब्लिश किया है। क्लियर? अब जो ये है यहाँ पर दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो पुस्तकें हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही हैं और आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बात करते हैं इसकी अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी। दोस्तों ये ऋचा मिश्रा की पुस्तक है, समझ में आया? किसकी पुस्तक है ये ऋचा मिश्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, इसका विमोचन दोस्तों हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। क्लियर? नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है और इसमें पुलिस रिफॉर्म से संबंधित बातें करी गई हैं इसमें। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार ने ये पुस्तक लिखी है और इसमें हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है हियर योर सेल्फ, ये प्रेम रावत की पुस्तक है। नेक्स्ट है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, विनोद राय की पुस्तक है दोस्तों ये। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, आलोक चक्रवाल ने लिखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप इस चीज को। आलोक चक्रवाल की कौन सी पुस्तक है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक। नेक्स्ट है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, आराधना जौहरी की ये पुस्तक है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे ये पुरुष फुटबॉलर की बात करें तो सुनील छेत्री को चुना गया है। आप यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, ये है मेंस फुटबॉलर 2021-22 के लिए मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। क्लियर? ये है सुनील छेत्री। इसके अलावा अगर विमेन की बात करें हम, तो विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं मनीषा कल्याण। इनके नाम भी, इनका नाम, दोनों के नाम आप याद रखिएगा, मेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। क्लियर? इसके बारे में और हम बातें इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो देखिए कौन से वर्ष के लिए इनको चुना गया है? ये है 2021-22 के लिए चुना गया और हमारी जो नेशनल फुटबॉल टीम है दोस्तों उसके कैप्टन हैं ये। और इसके अलावा जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है AIFF, उसका ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। तो महिला वर्ग में कौन है? मनीषा कल्याण। क्लियर? नेक्स्ट है छेत्री को 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है, ये भी आप ये लोग याद रखना है इस चीज को, और मनीषा को पहली बार ये पुरस्कार मिला गया है। क्लियर? नेक्स्ट है सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये 2007 में पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुना गया था इनको। किसको? छेत्री को। नेक्स्ट इन्होंने देखो 2011, 2013, 2014, 17 और 18-19 इस सभी वर्षों में भी इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो नाम आप याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कब कब इनको पुरस्कार मिला है। चलते हैं आगे। अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए जो खेल है इनका वो फुटबॉल है, ठीक है। स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को और इसका हेडक्वार्टर द्वारका में है, दिल्ली में। नेक्स्ट अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष गाइज इसके प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष चेयरपर्सन है, और जो इसके पुरुषों की टीम है फुटबॉल की उसके कोच हैं दोस्तों इगोर स्टमक। क्लियर? इन सभी बातों को आप लोगों को याद रखना है। यहां पर हमने डिस्कस करा AIFF के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए बाईचुंग भूटिया स्टेडियम, ये सिक्किम में है। ये बाईचुंग भूटिया स्टेडियम आपसे पूछा जा सकता है कि बाईचुंग भूटिया स्टेडियम
कहाँ पर है? तो नाम याद रखिएगा, ये सिक्किम का स्टेडियम है। और जो बाईचुंग है दोस्तों, ये सिक्किम के फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? दोस्तों ये होगा कतर, दोहा में। नेक्स्ट है मर्डेका कप संबंधित है फुटबॉल से, और ला लीगा कप ये भी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो संतोष ट्रॉफी भी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, और इस बार का विजेता कौन है? दोस्तों विजेता है केरल। नेक्स्ट 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुआ था, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर हुए हैं? अभी संपन्न जो हुए हैं वो बर्मिंघम में हुए हैं। बर्मिंघम कहाँ पर है? बर्मिंघम है दोस्तों इंग्लैंड में। और इनकी हम बात करें तो इसका शुभंकर कौन था? मैस्कॉट है इसका पेरी द बुल। क्लियर। और 33वां ओलंपिक कहाँ होगा 2024 में? तो दोस्तों 2024 में जो 33rd ओलंपिक है वो पेरिस में होगा। और 32 कहाँ पर हुआ है? 32 संपन्न हुआ था पिछले साल टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? टोक्यो दोस्तों जापान में है। क्लियर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? देखो ये नेताजी सुभाष चंद्र से बोस से जुड़े हुए हैं। ये एक स्थल है जिसको किसने कहाँ पर गए थे? ये जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सिंगापुर गए थे, और ये सिंगापुर का ही स्थल है जिसको राष्ट्रीय स्थल घोषित करा गया है। सबसे पहले आप जो है सिंगापुर के बारे में देखिए, हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये मैप जो देख रहे हैं ये सिंगापुर का मैप है दोस्तों। ये मलेशिया है यहाँ पर, और ये पूरा सिंगापुर का मैप है। क्लियर। ये एक सिंगापुर स्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर शुडोंग है, इधर बुकुम है, ये सेमकाऊ है। अलग अलग द्वीप है, और ये सेंटोसा द्वीप का नाम आप लोग याद रखना है, सेंटोसा आइलैंड का। क्लियर। अब देखिए इस 75वें राष्ट्रीय स्थल के बारे में बात कर लेते हैं जिसको सिंगापुर ने अपनाया है। 75वां राष्ट्रीय स्थल पादांग इसका नाम है, और 9 अगस्त 2022 को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ एक स्थल है। यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में एक नारा दिया था। कौन सा नारा? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस लिए दिया था? ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से खदेड़ने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये इन्होंने नारा दिया था। और कहां से दिया था? इसी स्थल से दिया था। इसीलिए ही इसको 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित करा है सिंगापुर ने। समझ में आया। और अब की बार जो है 9 अगस्त 2022 को सिंगापुर अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो ये स्थल है ना पादांग दोस्तों, ये इसका भारतीय समुदाय में इसका विशेष महत्व है इसका। और यहीं पर जो हमारे भारतीय सिपाही थे, ये जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसके सिपाहियों ने यहीं पर पहला शिविर स्थापित करा था। आप लोग याद रखिएगा इसी स्थान पर। और यहीं से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के हजारों सिपाहियों को कई बार संबोधित किया था इसी स्थल से। और इसके बाद में युद्ध के बाद में नेताजी ने ये जो दक्षिण में आज़ाद हिंद फौज स्मारक स्थल भी स्थापित किया था इस पादांग के दक्षिण में। क्लियर सारी बातें। तो याद रखिएगा ये जो स्थल है 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित करा है किसने? सिंगापुर ने। सॉरी। अब एक कुछ हम जो इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो है कि इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। और फॉरवर्ड ब्लॉक, ये देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये भी नेताजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? देखो 1939 में दोस्तों होता क्या है, एक अधिवेशन होता है त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का, और त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाएं, लेकिन फिर भी उनको चुन लिया गया था। और जो गांधी जी के समर्थक थे, ठीक है, वो हार गए थे कांग्रेस के उस अधिवेशन में। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहकर कि जब गांधी जी ने ये कहा कि ये जो हार है ये मेरी हार है, तो बाद में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसके बाद में इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी? 1938 में। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और 2022 में नेताजी अवार्ड किसे दिया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ये, और इनकी अभी डेथ हो गई, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो शिंजो अबे को नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लाल किला मुकदमा, लाल किला का मुकदमा दोस्तों 1945 में चलाया गया था INA पर, इंडियन नेशनल आर्मी पर चलाया गया था। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह और एवाइची फुजीवारा
ये इवाइची फुजीवारा जापान के मेजर थे। ये इन दोनों के द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, कैप्टन मोहन सिंह और इवाइची फुजीवारा ने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग क्या समझते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी इससे बाद में जुड़े थे। क्लियर? तो सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का, वो है हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है दोस्तों? ये 44वां शतरंज ओलंपियाड, जैसा कि आप अभी जानते हैं, कहाँ पर संपन्न हुए हैं? ये चेन्नई में संपन्न हुए हैं। ठीक है। और जो पहले ये कहाँ होने वाले थे? पहले ये रूस में होने वाले थे दोस्तों, लेकिन रशिया में, चूंकि यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इस वजह से इसको स्थानांतरित करके कहाँ पर लाया गया? चेन्नई में लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 44th ऑफ शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुए हैं? चेन्नई में हुए हैं। इसका शुभंकर क्या है? अगर दोस्तों मैं शुभंकर की बात करूं तो थम्बी इसका शुभंकर है। और ओपन श्रेणी में शीर्ष स्थान उज्बेकिस्तान को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, भारत को जो है दोस्तों 3rd पोजीशन मिली है। और ओलंपियाड को दोस्तों, शतरंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, 2 श्रेणियां होती हैं इसकी। एक होती है ओपन श्रेणी और दूसरी होती है महिलाओं की श्रेणी। तो ओपन श्रेणी की अगर बात करें तो ओपन श्रेणी में दोस्तों उज्बेकिस्तान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि महिला श्रेणी में यूक्रेन ने शीर्ष स्थान हासिल करा है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया दोनों ही श्रेणी में 3rd पोजीशन पे रहा है। क्लियर सारी बातें? कब से कब तक हुए थे ये? 28 जुलाई से शुरू हुए थे और 10 अगस्त को ये समाप्त हो गए थे शतरंज ओलंपियाड। कहां पर? चेन्नई में। और चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। सारी बातें हमने यहां पर डिस्कस करी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अब की बार आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हमारे यहां पर अब की बार शतरंज ओलंपियाड हुआ है चेन्नई में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर सारी बातें? नेक्स्ट है, शतरंज खेल की वैश्विक संचालन संस्था जो फिडे है, FIDE, फिडे, इसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को चुना गया है उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, शतरंज ओलंपियाड 2024 कहां पर होंगे? दोस्तों शतरंज ओलंपियाड 2024 जो है हंगरी में होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? ये है अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है, विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा, ये है माइंड मास्टर। नाम आप लोग याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये विश्वनाथन आनंद जी। और जो विश्वनाथन आनंद है दोस्तों, ये 5 बार चैंपियन रह चुके हैं। क्लियर? शतरंज के। नेक्स्ट है, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये वी प्रणव हैं। और नेक्स्ट है 74th, ये राहुल श्रीवास्तव हैं। 73rd भरत सुब्रमण्यम है। क्लियर? याद रखिएगा आप इन सारी चीजों को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 49th यानी कि 49वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, जो जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, इनको जो है 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। और देखो, मैं आपको बता दूं साथियों, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की नियुक्ति की जाती है, वो कॉलेजियम के द्वारा नियुक्त की जाती है। अब ये कॉलेजियम क्या है? देखिए, जो कॉलेजियम है दोस्तों, ये एक पैनल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक पैनल है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें कितने जज होते हैं? इसमें 5 जजेस होते हैं और वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को कि आप इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जस्टिस, कोई भी जज, इनको सेलेक्ट कर लिया जाए, चुन लिया जाए। ये सिफारिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनकी सिफारिश को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इनकी सिफारिश को मान लिया जाता। तो अभी जो कॉलेजियम ने जस्टिस यू ललित को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने सिफारिश करी थी, क्योंकि ये सबसे, अगर अभी बात करी जाए सीनियरिटी के मेजर पर, तो दोस्तों जो अभी हमारे चीफ जस्टिस हैं यानी कि एन वी रमन्ना के बाद में जो सबसे सीनियर जो सबसे सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। तो इसीलिए इनकी सिफारिश करिए। ध्यान रखिएगा, अब ये 49वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं जस्टिस उदय उमेश ललित। और इसी के साथ में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रुकेंगे, ये केवल 74 दिनों के लिए यानी 74 दिनों के लिए ही ये नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद में 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे और वो बनाए जाएंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल NV रमन्ना के बाद में जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित आते हैं सीनियरिटी में, और तीसरे नंबर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ आते हैं।
तो मान लीजिए अब एनवी रमन्ना के रिटायर होने के बाद में यूयू ललित बनेंगे और यूयू ललित के रिटायर होने के बाद में डीवाई चंद्रचूड़ बनाए जाएंगे मुख्य न्यायाधीश। सारी बातें आपके सामने मैंने क्लियरली डिस्कस करी हैं। कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक किसके बारे में प्रावधान करा गया है? संघ की कार्यपालिका के बारे में। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद है दोस्तों वो हैं आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में। क्लियर सारी बातें? मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ही था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कॉलेजियम के माध्यम से की जाती है। इसमें 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इसी चीज को रिप्लेस करने के लिए आपको याद होगा 2014-15 में NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, लेकिन 99th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था? गैर संविधान करार दे दिया गया था NJAC को, और इसको क्या दिया? इसको समाप्त कर दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर जजों की नियुक्ति खुद जज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश अपने आप स्वयं न्यायाधीश ही करते हैं। ये केवल और केवल भारत में ऐसा प्रावधान है जो कि सही नहीं है। ये NJAC बहुत अच्छी व्यवस्था लाई गई थी दोस्तों, एकदम इसको बैलेंस तरीके से बनाया गया था, पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इसको खारिज कर दिया था। और कौन सा अमेंडमेंट था ये? 99वां अमेंडमेंट था। इस 99th अमेंडमेंट के थ्रू ही NJAC को लाया गया था कॉलेजियम को रिप्लेस करके, पर इसको जो है गैर संवैधानिक बना दिया गया था। नेक्स्ट जस्टिस उदय उमेश जो है, ये जो दोस्तों 27 अगस्त 2022 को अपनी शपथ लेंगे। याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। चलते हैं आगे। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? ये हैं NV रमन्ना अभी फिलहाल। ठीक है, ये 27-26 तारीख को ये अपना जो है रिटायर हो रहे हैं और 27 तारीख को नए न्यायाधीश शपथ ले लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश, ये हैं जस्टिस GY चंद्रचूड़ बनेंगे अभी। और नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? आगे बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल महिला न्यायाधीश कितनी है? 4 महिला न्यायाधीश हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि संविधान में कितने प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है? 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 32। क्या होती है ये रिट? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है इन रिटों के माध्यम से। क्लियर? और अनुच्छेद 226 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट पे मतलब हाई कोर्ट की रिटों का प्रावधान किया गया है। और जो आर्टिकल 143 है दोस्तों, आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, यानी कि ये सलाहकारी प्रावधान है और ये सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 143। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आप देख रहे हैं, इनका हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही इनका निधन हो गया था और इनका नाम है पुनीत राजकुमार। ये मलयालम कन्नड़ फिल्म के एक्टर हैं ये, और अपने बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए इनको बहुत सराहा गया था उस टाइम। तो ध्यान रखिएगा, किसने दिया इनको ये अवार्ड? कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया गया है। कर्नाटक सरकार के CM कौन है? तो दोस्तों इनके बारे में बात करें हम तो जो कर्नाटक के CM है वो हैं बसवराज बोम्मई। इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। दिवंगत कन्नड़ एक्टर, पावर स्टार हैं ये पुनीत राजकुमार इनको, और ये सम्मान 1 नवंबर को इनको दिया जाएगा मरणोपरांत, यानी कन्नड़ राज्योत्सव जो होता है 1 नवंबर को उस दिन दिया जाएगा। और पिछले साल 29 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से। पुनीत की बात करें दोस्तों, ये तो राज्य के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति हैं। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप कर्नाटक का मैप देख रहे हैं, ये कर्नाटका है, ठीक है, भारत का एक स्टेट है। इसके गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं और बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई है। कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान नृत्य, डोलू कुनीथा नृत्य, नागमंडला नृत्य, जूडू हेली नृत्य, कृष्ण पारिजात नृत्य, भूता आराधना नृत्य, वीर गासे नृत्य और बैलाटा नृत्य। ये कुछ डांस हैं दोस्तों कर्नाटक के। एक इंपॉर्टेंट डांस है, उसका नाम याद रखना, यक्षगान डांस। यक्षगान का नाम आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? कर्नाटक के कुछ और लोकप्रिय त्योहार हैं जैसे कि कंबाला, हम्पी, गौरी महोत्सव, पट्टडकल,
इसके अलावा ये जो पट्टडकल महोत्सव है ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों महामस्तकाभिषेक। कहाँ पर? और उगाड़ी। उगाड़ी क्या है? ये उगाड़ी दोस्तों इनका नववर्ष है, कर्नाटक का कन्नड़ नववर्ष, ठीक है। और जो महामस्तकाभिषेक है दोस्तों ये श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। श्रवणबेलगोला में किसकी मूर्ति है? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जल्दी से, मैं चाहूंगा सभी लोग आंसर करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे ये पुरस्कार जो हाल फिलहाल में प्रदान करे गए हैं दोस्तों, ये हैं जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों वो नीलमणि फुप्पड़ को दिया गया है, क्लियर। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दामोदर मौजा को प्रदान करा गया था, ध्यान रखिएगा दोनों के आप नाम। साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और इंग्लिश की बात करूं मैं दोस्तों तो इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया है, क्लियर। किसको दिया गया है? नमिता गोखले को दिया गया है दोस्तों, क्लियर। आगे बात करें तो 94th ऑस्कर अवार्ड दोस्तों ये फिल्म कोड़ा को प्रदान करा गया है। यानी कि कहने का मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ मूवी, वो दिया गया है दोस्तों कोड़ा को 94th ऑस्कर अवार्ड के तहत। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। और टेम्पल्टन पुरस्कार इस बार डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये गीतांजलि श्री को दिया गया। कौन सी पुस्तक इनकी? रेत समाधि कह सकते हैं हम, टॉम्ब ऑफ द सैंड। भारत किसी भी भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है ये जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसको दिया गया है, टॉम्ब ऑफ द सैंड, ठीक है। और इसको जो ट्रांसलेट करने की बात करूं इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है दोस्तों ये तो इंग्लिश में किया है रॉकी डेजवेल या रोजी डेक, क्या नाम है इसका? जल्दी से आप लोग, मैं हो गया कंफ्यूज्ड, आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे इसका नाम क्या है। इनका नाम है दोस्तों, मैं अगर थोड़ा सा याद करूं तो रॉकी डेजवेल, हाँ ये इनका नाम है, क्लियर। अब देखो ये हमारा, मैंने अभी डिस्कस किया ही था इसके बारे में, हमारा मिशन एसडीएम जो कोर्स है लॉन्च हो चुका है। 75% ऑफ चल रहा है, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इससे। 75% ऑफ है दोस्तों इस पर, ठीक है। चाहे आप यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 24 की तैयारी करें, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो आप लोग जल्दी से इसमें एनरोल करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में बहुत अधिक सारा कुछ बता दिया जाएगा। बाइलिंगुअल बैच है मिशन एसडीएम। और आज का ऑफर है बस 75% ऑफ इस पर जो चल रहा है ना, रक्षाबंधन का जो ऑफर निकाला है हमने, रक्षा 75 आपको कोड यूज करना है, तो इस पर आज के लिए है ये। जल्दी से एनरोल करिए, रक्षा 75 कोड यूज करिए, आपको मिलेगा 75% ऑफ मिशन एसडीएम पर, ठीक है। चलते हैं आगे इस कोर्स से बात। अब जो हम अपना आज का नेक्स्ट सवाल डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों जो वर्ल्ड लॉयन डे है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? देखो जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर शेरों के बारे में जागरूकता फैलाना और शेरों का संरक्षण करने से संबंधित ये प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लॉयन डे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। और इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम कब मनाया जाता है, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए इसको मनाया जाता है। देखो जो साल 2013 में अगर मैं बात करूँ इसकी कब शुरुआत हुई थी, तो वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि शेरों की दुर्दशा और विश्व स्तर पर इनके बारे में, इनके विषय में बात की जा सके, लोगों को इनके लिए जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, शेरों की संख्या कम होती जा रही है, लॉयन की संख्या। भारत में केवल और केवल एक ही स्टेट है जहां पर शेर पाए जाते हैं, लॉयन पाए जाते हैं। एशियाई शेर बोलते हैं इनको, एशियाटिक लॉयन बोलते हैं, जो केवल गुजरात में पाए जाते हैं और गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयन। आप लोग याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि एशियाटिक लॉयन भारत में कहां पाए जाते हैं? केवल और केवल गुजरात में पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयन, या कह सकते हैं हम एशियाई शेर। देखो 2020 में इनकी आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है, 29% की बढ़ोतरी देखी गई है इनकी आबादी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि देखो लॉयन जो होते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फूड चेन को बनाए रखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, और एक तरह से इंडिकेटर स्पीसीज होती हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 29% इनमें बढ़ोतरी देखी गई है साल 2022 में। अब हम आगे चलते हैं और आज के अब जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनके बारे में, मतलब जो अगस्त माह के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हैं दोस्तों
6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को, सॉरी ये हिरोशिमा दिवस नहीं है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। आप इसको काट करके नागासाकी कर लेना। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट अगस्त महीने का जो दिवस है दोस्तों वो है विश्व जैव ईंधन दिवस। ये 10 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि कल परसों ही इसको मनाया गया, परसों ही। तो ध्यान रखिएगा 10 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को, जैसा कि आप जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 29 अगस्त को हमारे जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म दिवस है ये, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, इसीलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। आज का जो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों वो है 10 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? अभी जैसा कि आप जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए हैं, कहाँ पर? ये संपन्न हुए बर्मिंघम में। और अभी जो लंदन में दोस्तों ये 10 अगस्त 2022 को अभी जो लंदन में क्या चल रहा है? कॉमनवेल्थ की फेंसिंग चैंपियनशिप चल रही है। फेंसिंग चैंपियनशिप क्या है? देखो, तलवारबाजी आपने नाम सुना होगा, तलवारबाजी नाम सुना है ना? कबूतरबाजी नहीं, तलवारबाजी, तलवारबाजी। कबूतरबाजी आपने सुना है, तलवारबाजी भी सुना होगा, नहीं सुना? देखिए, तलवारबाजी की बात करें तो तलवार प्रतियोगिता होती है, यहाँ पर 2 खिलाड़ी आपस में तलवारबाजी करते हैं। तो तलवारबाजी में जो है भवानी देवी ने साथियों कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताओ, आप ही से पूछ रहा हूं मैं, इधर उधर मत देखो, आप ही से, हाँ जल्दी से बताओ। देखो, इन्होंने गोल्ड कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। इंपॉर्टेंट है भवानी देवी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉमनवेल्थ एक तरफ हुए, वहाँ पर हमने बौछार लगा दी गई थी हमारे इंडियंस ने। अब की बार हमारे इंडियन प्लेयर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 61 मेडल्स के साथ में। तो यहीं पर ही इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा था कॉमनवेल्थ, और इंग्लैंड के ही लंदन में हो रहा है कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियंस, और भवानी देवी ने जीता गोल्ड मेडल। तो याद रखिएगा आप लोग 10 अगस्त 2022 को। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया के वेरोनिका वासिलेवा को हराया 15-10 से। ध्यान रखिएगा, कितने से? 15-10 से हराया है। और हम और कुछ बात करें इनके बारे में तो देखिए, जो भवानी देवी हैं वो तलवारबाज हैं, भारतीय तलवारबाज हैं, भारतीय महिला तलवारबाज, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए, नहीं आपको तलवारबाजी सिखा दी जाएगी इनके द्वारा। जल्दी से आंसर करिए सभी सवालों को जो आपसे पूछे जा रहे हैं, इधर उधर नहीं देखने का। अब देखो, ये जो कॉमनवेल्थ है ना, ये तलवारबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन लंदन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लंदन में का आयोजन हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं आगे। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ से छपेंगे सवाल। दोस्तों मैं आपसे गारंटी लेकर के कह रहा हूँ, आप अगर पूरे सेशन में, पूरे लेक्चर में शुरू से एंड तक बने रहे ना, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी सवाल एग्जाम से बाहर नहीं जाने दूंगा साथियों। इतने चुन चुन के, इसमें बहुत मेहनत लगती है इस पीपीटी तैयार करने में, इस क्लास में मुझे 6 से 7 घंटे लग जाते हैं दोस्तों आपके लोगों के लिए इतना बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अपने यार दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ की कि महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो, जो कॉमनवेल्थ 2022 है दोस्तों, उसमें साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में। और ये साक्षी मलिक कहाँ की रहने वाली हैं? ये हरियाणा में रोहतक की रहने वाली हैं साक्षी मलिक, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ 2022 में दोस्तों मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। और भारत का पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने जीता? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में प्राप्त किए? दोस्तों ये किए कुश्ती में। और जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जो आपसे पूछे जाएं थोड़ा सा मैनेज करिएगा चीज़ों को, आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मतलब शुरुआत तो हमारी ऑलरेडी है, आगे डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुए थे। इनका जो क्या कहते हैं इसको, शुभंकर क्या है?
शुभंकर है दोस्तों धाकड़। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुए थे और ये वीरा में हुए थे, मतलब वीरा में नहीं हुए थे दोस्तों, वीरा इसका शुभंकर था। आज मेरा माइंड बिल्कुल आउट हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से दोस्तों, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप ये दोहा कतर में हुए थे होंगे, और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसकी मेज़बानी दोस्तों ओडिशा में, इसकी ओडिशा के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। चलिए ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब नेक्स्ट है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी? देखो भाई साहब, बिहार में हो गया खेला, पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, महाराष्ट्र में खेला हुआ है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बना ली थी, वहाँ खेला हो गया, और अब बिहार में। लेकिन बिहार में खेला नीतीश कुमार ने कर दिया मोटा भाई के साथ में। कैसे? और देखो बिहार के अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा बंदा जो 8 बार सबसे ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री, इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा इस चीज़ को। नीतीश कुमार ने दोस्तों, इन्होंने बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और ये कौन सी पार्टी है इनकी? JDU, जदयू इनकी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड। हुआ क्या? हो गया खेला। कहाँ पर? बिहार में। देखो बिहार में पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो बिहार में अभी जो फिलहाल पार्टियां यहाँ पर, एक तरफ एनडीए का गठबंधन और दूसरी तरफ हो गया महागठबंधन। पहले दोस्तों जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ये भाजपा की तरफ से थे, एनडीए की गठबंधन था, और यहाँ पर थे मुख्यमंत्री। अब देखो इनकी जो सीटें थी, भाजपा ने जो चुनाव हुए थे ना 2020 में, उसमें बीजेपी ने 74 सीटें हासिल करी थी, जदयू ने सबसे कम सीटें थी जदयू के पास में, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था। और जो वीआईपी पार्टी थी उसमें 4 सीट थी, और हम की ये भी 4 सीटें थी। इनके साथ में मुख्यमंत्री बनाया गया था, किसको? सीएम को। लेकिन अब हुआ क्या है? अब हो गया यहाँ पर खेला। कैसे? क्योंकि नीतीश कुमार को लगा कि बेटे वो होने वाले हैं अब चुनाव, और चुनाव होने वाले हैं, और मुझे इनको लगा कि मतलब अब सत्ता हाथ से छिनने वाली है, तो इन्होंने कहा मोटा भाई से कि भैया हम अब आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम आपका गठबंधन तोड़ देते हैं। और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसको? राज्यपाल को, गवर्नर को इस्तीफा दे दिया। और तुरंत देखो ना, केवल इस्तीफा दिया, मजेदार बात यह है केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। किसके साथ मिलकर के? देखो मात्र सबसे कम सीट है 43, है ना, मात्र सबसे कम सीट, और उसके बावजूद इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। अब इन्होंने दोस्तों महागठबंधन में आ गए हैं, और राजद जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की, इनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीएम पद की आज इन्होंने शपथ भी ले ली है, और जो है, और अब ये सीएम बन गए। 8वीं बार इन्होंने ओथ ग्रहण करी है। यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार बने हैं, और जो है डिप्यूटी सीएम कौन बने हैं दोस्तों? डिप्यूटी सीएम बने तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, है ना। कौन है तेजस्वी यादव? अरे ये लालू जी, लालटेन वाले भैया हैं, तो भैया ये तेजस्वी यादव जी, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। और कितनी सीट है इनकी? इनकी 75 सीट थी इनकी राजद की, ठीक है। तो याद रखिएगा, लालू जी की पार्टी कौन सी? ये जो राजद, ध्यान रखिएगा। अब जो है आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। वैसे नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली है, और जदयू नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब 8वीं बार। तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्यूटी सीएम बने हैं, और इनका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। किनका? नीतीश जी का। अभी हाल फिलहाल में कुछ जो टीवी डिबेट चल रही थी टीवी में, और वहाँ कर रहे थे नीतीश सबके हैं, बिल्कुल सभी के हैं। कभी ये मोदी जी के हो जाते हैं, कभी मोटा भाई के साथ में हो जाते हैं, और अब जो है तेजस्वी के साथ में हो गए। पहले भी तेजस्वी यादव के साथ में इन्होंने एक बार सरकार बनाई थी, लेकिन नहीं चली थी। अब इन्होंने दोबारा से तेजस्वी के साथ आ गए हैं। ये तो नीतीश जी सबके हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सब बातें हुई यहाँ पर। अब देखो बिहार दिवस की बात करते हैं। बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब? 22 मार्च को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर। और बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। और नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार का स्थान पहला स्थान है। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम दोस्तों पाटलिपुत्र था। और बिहार का राज्य पशु गौर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में है। और मधुबनी चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला दोस्तों बिहार के मधुबनी में फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मधुबनी चित्रकला। इवन यूपीएससी ने भी सवाल बनाया था इस पर, मधुबनी चित्रकला पर, तो ध्यान रखिएगा। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की। चलते हैं आगे। और आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो है दोस्तों,
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है। क्या है ये नेथन्ना बीमा योजना? इसमें दोस्तों जो यहाँ के बुनकर हैं तेलंगाना के, उनको बीमा योजना प्रदान करी जाएगी। ठीक है, एक तरह से इनको इंश्योरेंस किया जाएगा। इसका राइट आंसर है डी। याद रखिएगा तेलंगाना। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जो नेथन्ना बीमा योजना है दोस्तों, जो हथकरघा हैं और बिजली करघा यानी कि बिजली से करने वाले जो करघा हैं उनके बुनकरों के लिए बीमा कवरेज का अब क्या कर दिया गया है, इनका एक्सटेंड कर दिया, विस्तार कर दिया गया है। और अब कितने रुपए का बीमा राशि इनको मिलेगी? 5 लाख रुपए की बीमा राशि इनको मिलेगी। ठीक है, और बुनकरों के लिए तय किया गया बीमा कवरेज किसानों की बीमा कवरेज के बराबर होगी। जो अब इनको बीमा कवरेज कवर किया गया है 5 लाख, अब वो किसानों की बीमा की कवरेज के बराबर होगा। याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन कौन से बुनकर योजना के पात्र हैं? तो दोस्तों 18 से 60 वर्ष के जो आयु के जो बुनकर हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और योजना के तहत हुआ क्या, अगर मान लो किसी भी बुनकर की डेथ हो जाती है तो 10 दिनों के भीतर जो उनके नॉमिनीज हैं उनके नॉमिनी के बैंक खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। और इससे 80,000 बुनकरों को फायदा होने वाला है। तो याद रखिएगा, बुनकरों को सशक्त करने के लिए, उनको इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए योजना लाई है। कौन लाया है इसको? तेलंगाना राज्य सरकार इसको लेकर आई है। और ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और इसी दिन नेथन्ना बीमा योजना लागू कर दी गई है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब जो है इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। दोस्तों भारत का सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना। कब गठन हुआ था इसका? तो दोस्तों इसका गठन होता 2014 में। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु कहां से हैं? पीवी सिंधु हैदराबाद से हैं। और इन्होंने, जल्दी से आप लोग आंसर करिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि इनको जो पीवी सिंधु हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल प्राप्त किया? सिंगल्स में। ठीक है, सिंगल में कौन सा मेडल इनको हासिल हुआ है? जबकि टीम में तो मिक्स्ड जो टीम थी उसमें तो इनको सिल्वर मिला था टीम को, लेकिन सिंगल्स में पीवी सिंधु को कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? नेक्स्ट है हुसैन सागर झील। दोस्तों जो ये हुसैन सागर झील है ये हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है। कहां पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट है 1000 खंभों का मंदिर कहां पर है? दोस्तों 1000 खंभों का मंदिर वारंगल में है, हैदराबाद में। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में है और इसका निर्माण किया गया था मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने। नेक्स्ट मृगवानी नेशनल पार्क। मृगवानी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। तो ये सारी चीजें हमने तेलंगाना के बारे में डिस्कस करी। अब जो ये आज का सवाल है, ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये आज का सवाल जिसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इससे पार्टिसिपेट करेंगे। देखो इससे आप ही को फायदा होने वाला है दोस्तों। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इससे इसलिए फायदा होने वाला है, चाहे गलत आंसर करो सही आंसर करो, मैं चाहूंगा सभी लोग आप लोग आंसर करेंगे, क्योंकि इससे फायदा होने वाला, आप लोगों को आंसर करने की प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की। जल्दी से आंसर करिए, हम आगे चलते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो सवाल है वो है प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ? दोस्तों जो वज्र प्रहार है वो होता है अमेरिका के साथ में भारत का। कहां पर हुआ है? हिमाचल के बकलोह में ये हुआ है 8 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण यानी कि 12th एडिशन कहां पर आयोजित होगा? दोस्तों ये आयोजित होगा गांधीनगर में। एंड गांधीनगर कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है किस देश की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है? तो दोस्तों संन्यास का ऐलान इन्होंने कहां किया है? ये हैं दोस्तों अमेरिका की टेनिस स्टार है सेरेना विलियम्स। 23 बार की ये ग्रैंड स्लैम विजेता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस लिए? गन्ना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और गन्ना उत्पादन में जो लागत आएगी उस लागत को कम करने के लिए एंड एट द सेम टाइम किसानों की आय डबल करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हाल ही में 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया?
तो दोस्तों भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ ये किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर? रविंद्रनाथ मंदिर में। ध्यान रखिएगा, रविंद्र नाट्य मंदिर है ये, यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट 10 अगस्त को कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पानीपत में। नेक्स्ट है, हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? दोस्तों ये हुए हैं पापुआ न्यू गिनी के। और नेक्स्ट सवाल है वो है, हाल ही में परवेज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना, इसका शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। किस लिए? जो यहाँ के ये जो फल उत्पादक, इनके जो फलों को या कह सकते हैं जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको जल्द से जल्द एयर कार्गो के माध्यम से मंडियों से कनेक्ट करा जा सके, और उसके लिए इनको जो भाड़ा आएगा उस भाड़े में शुल्क पर 25% की क्या दी जाएगी? सब्सिडी। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आई होंगी सारी चीज़ें। ये हमारा मिशन SDM कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, मैं आपसे चाहूँगा इस चीज़ को। और अभी जो 75% ऑफ चल रहा है, तो आपको बहुत बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इसके लिए। मिशन SDM के लिए 75% ऑफ है, ठीक है। जल्दी से इसको एनरोल कर लीजिए। आज का ऑफर और है आपके पास में, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर, हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, अभी सभी लोगों के साथ में। और क्योंकि बहुत मेहनत होती है साथियों इस सेशन पे, 1 घंटा तो मुझे ही हो गया बोलते बोलते, एकदम गला दुखने लगा है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज तबीयत भी डाउन है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, तो जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे। और हम जो है आज इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।